जलियांवाला बाग और अनसुना सच। दिन बैसाखी का था। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के काले कानून रौलट एक्ट और अमृतसर के दो नेताओं डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। इस सभा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाषण देने वाले थे। शहर में उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। जब ब्रिटिश हुकूमत को जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी गई और इसकी सूचना मिली तो वो परेशान हो उठे। वो भारतीयों की आवाज़ को कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। जनरल रेजनाल्ड एडवर्ड डायर नाम के अंग्रेज अफसर ने बिना कोई चेतावनी दिए उस सभा में मौजूद 5000 से अधिक लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते सभा स्थल लाशों के ढेर में बदल गया। गोलियों का निशाना बनने वालों में जवान, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी वर्ग के थे। जनरल डायर की गोलियों का शिकार वो लोग भी बने जो केवल जलियांवाला बाग में मेला देखने के लिए आए हुए थे। गोलियां चलते ही वहां अफरा तफरी की स्थिति हो गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान फायरिंग और भगदड़ में भी सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे रहा एक खाली मैदान था और वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता था और उसके चारों ओर मकान बने हुए थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फायरिंग के समय कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद कुएं में कूद गए, लेकिन अधिकतर लोगों के ऐसा करने से कुआं देखते ही देखते लाशों से भर गया। उस वक्त अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए घायलों को इलाज के लिए कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने वहीं पर तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार के अनुसार जलियांवाला बाग के इस नरसंहार में 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब जलियांवाला बाग का दौरा किया था, उन्होंने मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर बताई थी, जिसकी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जनरल डायर के आदेश पर हजारों लोगों की जान ले ली गई। जगह जगह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध हो रहा था, देश का खून खौल रहा था, लेकिन मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश हुकूमत की तारीफ करने में जुटे हुए थे। कांग्रेस का 34वां अधिवेशन अमृतसर में बुलाया गया। पहले दिन यानी 27 दिसंबर 1919 को मोतीलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रिटिश शासन के शान में कसीदे पढ़ रहे थे। उस दौरान जॉर्ज फेडरिक यूनाइटेड किंगडम के राजा और भारत के सम्राट कहे जाते थे। उनके उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड अल्बर्ट का 1921 में भारत का दौरा प्रस्तावित था। अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू ने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करते हुए भारत की समृद्धि और संतोष के लिए एडवर्ड की बुद्धिमानी और नेतृत्व की सराहना की। एक तरफ जलियांवाला बाग हो चुका है और अंग्रेजों के शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासन की उदारता और अपनी निष्ठा का भी जिक्र किया। यानी जलियांवाला बाग के नरसंहार के अभी 6-7 महीने भी नहीं हुए थे, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस का अंग्रेजों के प्रति पूरा हृदय परिवर्तन हो चुका था, जैसे इतनी बड़ी नरसंहार की घटना कोई मामूली घटना हो। यानी जिस ब्रिटिश शासन की मोतीलाल नेहरू तारीफ कर रहे थे, वहां की ब्रिटिश संसद जनरल डायर का गुणगान कर रही थी। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम की 19 जुलाई 1920 को एक प्रस्ताव में कहा गया, जनरल डायर बहुत क्षमता वाले अधिकारी हैं, उससे भी ज्यादा उन्होंने कुशलता और मानवता के गुणों से अत्यंत प्रभावित किया है। ब्रिटेन का यह नजरिया क्रूरता, फांसीवाद और तानाशाही का एक उदाहरण भर था। इससे भी खतरनाक और शर्मनाक यह था कि कांग्रेस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया। विरोध करना तो दूर की बात है। ब्रिटिश सरकार ने 1920 में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक नरसंहार के दिन 5000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। डायर के साथ 90 लोगों की एक फौज थी, जिसमें 50 के पास राइफल्स थीं, 40 के पास खुरकी यानी छोटी तलवार थी। डायर ने लिखित में बताया था कि जितनी भी गोलियां चलाई गईं वह कम पड़ गई थीं। अगर उसके पास पुलिस के जवान ज्यादा होते तो जनहानि और अधिक हुई होती। जनरल डायर यह तय करके आया था कि अगर उसके आदेश नहीं माने गए तो वह गोलियां चला देगा, और हुआ भी यही। बिना चेतावनी के वह लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलाता रहा। एक ब्रिटिश अधिकारी जेपी थॉमसन ने एचडी क्रैक को 10 अगस्त 1919 को पत्र लिखा था कि हम इस स्थिति में नहीं हैं जिसमें हम बता सकें कि वास्तविकता में जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए।
जनरल डायर ने मुझे एक दिन बताया था कि यह संख्या 200 से 300 के बीच हो सकती है। उसमें बताया गया कि फ्रांस के अनुभव के आधार पर 6 राउंड शॉट से एक व्यक्ति को मारा जा सकता है। उस दिन कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने डायर के अनुमान के आधार पर 291 लोगों को मारे जाने की पुष्टि की, जिसमें 186 हिंदू, 39 मुस्लिम और 22 सिख थे। 40 अज्ञात बताए गए। इस प्रकार वहां मरने वालों की संख्या निर्धारित की गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार होम पॉलिटिकल 23/1919 में इस बात का जिक्र मिलता है। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी ने 379 लोगों की जान और इसके 3 गुना लोग घायल होने की बात कही। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जलियांवाला बाग का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर है। राष्ट्रीय अभिलेखागार होम पॉलिटिकल 23/1919 में इस बात का जिक्र है। इस नरसंहार पर कांग्रेस ने एक तरह से अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए थे। विरोध तो दूर की बात है, कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत की तारीफ में जुटी हुई थी, कसीदे पढ़ रही थी। दूसरी ओर इस क्रूरतम घटना पर कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नरसंहार से 3 दिन पहले 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में किसी भी समाचार के प्रसार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के साथ मार्शल लॉ लागू किया गया। नतीजा ये हुआ कि पंजाब शेष भारत से पूरी तरह कट गया। मार्शल लॉ और सेंसरशिप के कारण पूरी दुनिया से तुरंत इस घृणित कार्य और जेनोसाइड का पता ही नहीं चल सका। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अंग्रेजों के बजाय अपने देशवासियों को ही जिम्मेदार ठहराते हुए सत्याग्रह वापस ले लिया। इससे अंग्रेज और भी खुलेआम दमन और अपमान के लिए प्रेरित हुए। टैगोर को नरसंहार की तत्काल जानकारी नहीं मिली थी। 1-2 दिन के भीतर गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने की खबर जब अखबार में छपी, तब टैगोर को इसके बारे में जानकारी मिली। टैगोर ने गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताया और शांति निकेतन से कोलकाता चले गए। वहां नरसंहार के खिलाफ एक विरोध सभा आयोजित करने की कोशिश की, लेकिन चित्तरंजन दास समेत किसी भी नेता का उन्हें समर्थन नहीं मिला। उन्होंने CF एंड्रयूज को भी गांधी जी के पास यह अनुरोध करने के लिए भेजा, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि वह सरकार को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद नाइटहुड की उपाधि त्यागने का फैसला लिया और हाथ से लिखकर एक पत्र वायसराय को भेजा। ये विरोध की अकेली आवाज थी, लेकिन उन्होंने देश के साथ साथ बाहर के लोगों को भी अपने यादगार गीत एकला चलो रे को सच साबित कर दिखाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन में टैगोर के उस त्याग का कोई जिक्र नहीं हुआ, जबकि वायसराय काउंसिल से CS नायर के इस्तीफे की प्रशंसा की गई। यहाँ तक कि पट्टाभी सीतारामैया ने भी द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कांग्रेस में रविंद्रनाथ टैगोर के इस साहसिक कृत्य का जिक्र तक नहीं किया है। टैगोर का त्याग अनूठा था, उनमें लोकप्रिय होने की कोई इच्छा नहीं थी। वहीं अमर बलिदानी भगत सिंह ने घटना स्थल से रक्त रंजित मिट्टी उठाकर अपने घर ले गए और देश को स्वाधीन कराने का संकल्प लिया। इस नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी ऊधम सिंह ने 21 वर्ष बाद 1940 में ब्रिटेन जाकर जनरल डायर को गोलियों से भून दिया, जो इतिहास हम सब जानते ही हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।